मानपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में अमरजीत नाम का जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था। अमरजीत के परिवार में उसकी पत्नी कामिनी और दो बेटियां थीं। अमरजीत की बड़ी बेटी रत्ना पढ़ने में बहुत अच्छी थी। हर साल अच्छे अंकों से पास होती थी। वहीं छोटी बेटी दीपा पढ़ने में कमजोर थी। एक दिन सुबह के समय रत्ना पढ़ाई कर रही थी। तभी कामिनी ने कहा, मेरी बच्ची कितना मन लगाकर पढ़ती है। मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी हमारा नाम रोशन करेगी। अमरजीत भी अपनी पत्नी की बात सुनकर गर्व से सीना चौड़ा कर कहा, हाँ, मुझे भी यही लगता है। मेरी बेटी उतनी मेहनत जो करती है, रत्ना जैसी बेटी भगवान सबको दे। लेकिन यह दीपा कहाँ है और यह पढ़ाई क्यों नहीं कर रही? कामनी ने कहा, अरे वो रसोई में खाना बना रही है। इस बार फिर से महारानी परीक्षा में फेल हो गई है। हर बार वही कहानी, ना पढ़ाई में मन लगता है ना कोई हुनर। क्या होगा इसका आगे? तभी दीपा रसोई से बाहर आती है और बोलती है, माँ, मैंने रसोई का सारा काम कर दिया है। क्या मैं भी अब पढ़ने के लिए बैठ जाऊं? कामनी ने गुस्से से कहा, अरे पढ़कर क्या कर लोगी? जितनी बार बैठी हो उतनी बार फेल ही तो हुई हो। दीपा थोड़ी डरते हुए बोली, माँ, पिताजी, इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगी और परीक्षा में अच्छे अंक लाऊंगी। अमरजीत सख्ती से और ऊंचे स्वर में बोला, कोशिश करने से कुछ नहीं होता। तुम्हारी हर बार परीक्षा में फेल होने की वजह से हमें सबके सामने बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। अगर इस बार फिर से तुम फेल हुई तो हम तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। पिता के यह शब्द दीपा के दिल में चुभ गए। अगले दिन दोपहर का समय था। रत्ना और दीपा साथ साथ घर की ओर लौट रही थी। रास्ते के मोड़ पर गांव की कुछ औरतें पानी भरते हुए आपस में बातें कर रही थीं। जैसे ही उनकी नजर दीपा पर पड़ी, वे सब दीपा को ताना मारते हुए बोली, अरे देखो, जमींदार की छोटी बेटी जा रही है, वही जो हर साल परीक्षा में फेल हो जाती है। बेचारी, पढ़ाई इसके बस की नहीं। आखिर कब तक घर में बोझ बनी रहेगी? दीपा के कदम अपने आप धीमे पड़ गए। उसका सिर झुक गया, आंखें भर आई। उन औरतों के शब्द दीपा के दिल में कांटों की तरह चुभते रहे। दीपा ने रत्ना से कहा, दीदी, लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं? रत्ना ने समझाते हुए कहा, लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो दीपा। चलो, घर देर हो रही है। कुछ समय बाद दोनों बहनें हवेली पहुंच गई। दरवाजे के भीतर कदम रखते ही दीपा ने राहत की सांस लेने की कोशिश की, पर यह राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। कामनी कहने लगी, आ गई तुम दोनों। रत्ना, तू जाकर हाथ मुंह धो ले और फिर खाना खा लेना। और दीपा, तू पहले रसोई में जाकर सब्जी काट, फिर आंगन में झाड़ू लगाना। माँ, मैं विद्यालय से अभी आई हूँ, थोड़ा आराम करने दो, फिर सारा काम कर दूंगी। कामनी ने कहा, आराम? पढ़ाई तो होती नहीं, अब काम से भी जी चुरा रही है। अरे पढ़ाई ना सही, काम करना तो अच्छे से सीख ले, वरना ससुराल में भी क्या अपने माँ बाप की नाक कटवाएगी? दीपा को अपनी माँ की बात बुरी लगी। उसने कहा, जी माँ, अभी करती हूँ। शाम ढल चुकी थी। थोड़ी ही देर में अमरजीत बाजार से लौट आया। उनके हाथ में कपड़ों से भरे थैले थे। कामनी बोलने लगी, अरे आ गए आप, इतनी देर हो गई, क्या लाए हैं बाजार से? अमरजीत ने कहा, दोनों बेटियों के लिए सर्दी के कपड़े लाया हूँ, ठंड बढ़ रही है। रत्ना और दीपा भी वहीं पास में खड़ी थी। रत्ना के चेहरे पर हल्की उत्सुकता थी, लेकिन दीपा बस चुपचाप सब देख रही थी, बिना कोई उम्मीद जताए। थोड़ी देर बाद अमरजीत थैला कामनी को देकर अंदर चला गया। उसके जाते ही कामनी का चेहरा खिल उठा। उसने थैला रत्ना को पकड़ाते हुए कहा, लो रत्ना, यह तुम्हारे लिए है। रत्ना ने कहा, धन्यवाद माँ। तभी दीपा बोल पड़ी, माँ, मेरे लिए क्या लाए हैं पिताजी? कामनी बोली, तुम्हारे लिए अभी कुछ नहीं है। दीपा ने कहा, पर माँ,
पिताजी ने तो कहा था कि दोनों के लिए लाए हैं। कामनी ने गुस्से से कहा, हाँ कहा था, लेकिन तुम्हें अब कुछ भी तभी मिलेगा जब तुम परीक्षा में पास हो जाओगी। बिना नतीजे के कुछ नहीं मिलेगा। हर बार फेल होकर इनाम की उम्मीद मत रखो। तभी रत्ना को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, माँ, दीपा के साथ हमेशा ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं आप? वो भी तो कोशिश कर ही रही है और ठंड तो सबको लगती है। कामनी ने कहा, रत्ना, तुम बीच में मत बोलो। तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना है, इन सब बातों पर नहीं। रत्ना चुप हो गई, पर चेहरे से खुशी गायब हो चुकी थी। दीपा की आंखें भर आई। उसने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। रात गहराती जा रही थी। हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। सब सो चुके थे। दीपा चुपचाप फर्श पर बैठी अपनी किताब खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी रत्ना अंदर आती है और बोलती है, अरे बहना, तू अभी तक जाग रही है? दीपा ने कहा, नींद नहीं आ रही थी दीदी, सोचा थोड़ा पढ़ ही लूं। रत्ना बोली, आज जो हुआ, माँ का वो व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं जानती हूँ कि तू कोशिश करती है, बस हालात तेरे खिलाफ हैं। दीपा ने दुखी मन से कहा, दीदी, कभी कभी लगता है कि मैं इस घर पर बस बोझ हूँ। ना रंग अच्छा है, ना पढ़ाई में तेज। फिर भी मैं बस एक मौका चाहती हूँ। रत्ना ने उत्साह बढ़ाते हुए कहा, खुद को कम मत समझ। हर किसी की रफ्तार अलग होती है और याद रख, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दीपा बोली, दीदी, अगर इस बार भी मैं पास नहीं हुई तो माँ ने जो कहा है वह सच कर देंगी। दीपा की आंखों में उदासी थी। किताब हाथ में होते हुए भी उसका मन पढ़ाई में नहीं, आने वाले डर में उलझा था। अगले दिन रत्ना और दीपा पाठशाला के लिए निकल जाती हैं और अमरजीत भी अपने काम के लिए निकल जाता है। तभी कामनी के घर गांव की कुछ औरतें आई हुई थीं। एक औरत मुस्कुराती हुई बोली, कामनी, रत्ना तो सच में होनहार है। पढ़ाई में भी आगे और स्वभाव में भी कितना अच्छा है। कामनी बोली, हाँ, बड़ी है ना, जिम्मेदारी समझती है। उस औरत ने कहा, पर दीपा का क्या? वो तो हर वक्त चुप चुप से रहती है। लगता ही नहीं कि दोनों बहनें हैं। एक ही घर में पलकर भी कितना फर्क निकल आता है। औरतों की बातें सुनते सुनते कामनी का चेहरा बदलने लगा। उसे लगने लगा जैसे दीपा ही उसकी शर्मिंदगी की वजह हो। वह बाहर से शांत दिख रही थी, मगर भीतर ही भीतर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। फिर कुछ दिनों बाद परीक्षा का परिणाम आ गया। रत्ना पास हो गई थी, अच्छे अंकों के साथ। वहीं बदकिस्मती से दीपा असफल रह गई। कामनी ने गुस्से से तिल मिलाकर अमरजीत से बोली, देख लिया आपने, वही हुआ जिसका डर था। कितनी बार समझाया इसे, मगर इसने कभी मेहनत की ही नहीं। कामनी ने कहा, दीपा, यह घर कोई खेलने की जगह नहीं है। एक ही छत के नीचे रहकर भी अपनी बहन से कुछ नहीं सीखा तुमने। दीपा बोली, पिताजी, मैंने सच में कोशिश किया था इस बार। अमरजीत चुप रहा और कामनी ने गुस्से से कहा, कोशिश? आज गांव भर में मेरी नाक कटवा दी तुमने। दीपा रोने लगती है। तभी रत्ना ने कहा, माँ, इस बार दीपा को माफ कर दो, अगली बार जरूर कोशिश करेगी। कामनी बोली, रत्ना बेटा, तुम बीच में मत बोलो, इसकी वजह से तू भी बदनाम हो जाएगी। मुझे एक मौका और दे दीजिए माँ। अमरजीत चुपचाप सब देखता रहा। उसकी खामोशी भी दीपा के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। कामनी ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, कोई मौका नहीं। इस घर में नाकाम लोगों के लिए जगह नहीं है। अभी के अभी इस घर से निकल जाओ और कभी वापस मत आना। दीपा की तो दुनिया जैसे उसी पल उजड़ गई। आंखों में आंसू लिए वो धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ी। रत्ना भी आंखों में आंसू लिए दीपा को देखती रही, लेकिन वो भी कुछ ना कह सकी। रोते हुए दीपा चुपचाप चलती रही।
और एक घने जंगल में जा पहुंची। जंगल का रास्ता भी जैसे उसकी खामोशी समझ रहा हो। दीपा सोचने लगी, भगवान, अगर किस्मत ही ऐसी थी तो मुझे उस घर में जन्म क्यों दिया? गलती हर बार मेरी ही क्यों बन जाती है? चलते चलते वह तालाब के किनारे आ पहुंची। वहां एक बूढ़ी औरत कपड़े धो रही थी। कांपते हाथ और थका चेहरा देखकर दीपा वहीं ठहर गई और बोलने लगी, अरे अम्मा, तुम्हारे घर में कोई नहीं जो तुम्हारे कपड़े धो दे? तुम्हें तो बहुत तकलीफ हो रही होगी। बूढ़ी अम्मा बोली, क्या करूं बेटी, बुढ़ापे में बेटा बहू ने घर से निकाल दिया। थोड़े से बर्तन देकर कह दिया, अब जहां मन हो वहीं रहो। अब अपने कपड़े तो खुद ही धोने पड़ेंगे। दीपा ने कहा, अरे अम्मा, तुम बैठो पेड़ की छाया में, मैं तुम्हारे कपड़े धो देती हूँ। अम्मा बोली, रहने दे बेटी, ठंड लग जाएगी तुझे, मैं खुद ही कर लूंगी। वैसे भी रोज तू मदद के लिए नहीं आएगी। दीपा ने कहा, रोज ना सही अम्मा, आज तो कर सकती हूँ ना। अब और बहस मत करो, बैठो आराम से। फिर वह बूढ़ी अम्मा एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हवा के हल्के झोंकों के बीच दीपा कपड़े धोने लगती है। बूढ़ी अम्मा उसे देखती रहती है, जैसे वो अपनी ही बेटी को देख रही हो, और दीपा से पूछती है, बेटी, तू इस वक्त इस जंगल में अकेली क्या कर रही है? अम्मा, मेरे माता पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। उन्होंने बोला कि उनके घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। दीपा धीरे धीरे बूढ़ी अम्मा को सारी बातें बताती है। बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अम्मा खामोशी से सुनती रही। उसकी आंखें भी नम हो गई। दीपा की सारी बातें सुनकर अम्मा बोली, माँ बाप का दिल इतना कठोर भी हो सकता है? यह सोचकर दिल ही कांप गया मेरा। मेरे साथ चलो बेटी, जब तक रास्ता ना मिले मेरे घर को ही तुम अपना घर ही समझना। दीपा ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। अगर आप ना मिलती तो पता नहीं इस घने जंगल में मैं कहाँ जाती। कपड़े धोने के बाद दीपा अम्मा के साथ निकल पड़ी। थोड़ी देर में दोनों अम्मा की झोपड़ी तक पहुंच गए। अम्मा ने कहा, आजा बेटी, यह घर छोटा है पर दिल से तुझे अपनाने की जगह है। थक गई होगी, थोड़ा सुस्ता ले, फिर कुछ खा लेना। दीपा की आंखें भर आई। पहली बार किसी ने उससे बिना सवाल किए बस उसका हाल पूछा था। उस झोपड़ी के भीतर उस रात डर नहीं था, बस सुकून था। शाम ढल चुकी थी। इधर रत्ना चौखट के पास खड़ी थी। उसकी नजर बार बार रास्ते की ओर जाती, जैसे हर आहट में उसे दीपा के कदमों की उम्मीद हो। रत्ना ने कामनी से कहा, माँ, पता नहीं दीपा कहाँ होगी। इतना समय हो गया है। आपने तो उसे बस इतनी सी बात के लिए घर से बाहर निकाल दिया था। माँ, क्या आपको उसकी याद नहीं आती? कामनी ने कठोरता से कहा, जिस लड़की को घर की इज्जत की कोई कदर नहीं, जो हर बार हमें शर्मिंदा करे, उसकी याद क्यों आए मुझे? रत्ना बोली, माँ, वो भी तो आपकी बेटी है। कामनी ने कहा, गलती एक बार होती है रत्ना, जो बार बार गिरे उसे संभालने का ठेका नहीं है मेरा। जिसे जाना था वो चली गई। अगली सुबह कामनी ने देखा कि गांव में असामान्य हलचल थी। लोग अपने काम छोड़कर चौराहे की ओर जा रहे थे। उत्सुकता में कामनी भी वहां पहुंची। चौराहे पर भारी भीड़ जमा थी। बीच में उस राज्य के सिपाही खड़े थे और उनके सामने राज्य के मंत्री घोषणा कर रहे थे, सुनो सुनो, महाराज का आदेश है। राजमहल में राजकुमार के लिए योग्य कन्या का चयन किया जाएगा। राज्य की सभी योग्य कन्याओं को अवसर दिया जाएगा। चयन परीक्षा द्वारा होगा। जो परीक्षा में उत्तीर्ण होगी वही बनेगी राजकुमार की दुल्हन। यह घोषणा सुनते ही कामनी के चेहरे पर चमक आ गई। उसके मन में तुरंत रत्ना का चेहरा उभर आया। वो खुशी से सोचने लगी, मेरी रत्ना समझदार और पढ़ी लिखी है।
योग्यता की कसौटी पर वही खरी उतरेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी ही राजकुमार की दुल्हन बनेगी। कुछ ही देर बाद वही खबर बूढ़ी अम्मा के कानों तक पहुंची। आंखों में चमक और चेहरे पर उत्साह लिए वो तेज तेज कदम बढ़ाती हुई अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ चली। बेटी, क्या तुझे पता है, आज राजा के लोग पूरे गांव में ढोल बजाकर खबर सुना रहे थे। हमारे राजा अपने राजकुमार के लिए योग्य कन्या ढूंढ रहे हैं। दीपा ने कहा, तो उसमें हमारा क्या भला अम्मा? राजकुमार तो किसी राजकन्या से ही शादी करेंगे। अम्मा ने कहा, तुम्हें हमारे राजा के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो बहुत नेक इंसान है और वैसे भी राजकुमार किसी को यूं ही नहीं चुनेगा। एक परीक्षा होगी, जो उस परीक्षा में सफल होगी वही बनेगी राजकुमार की दुल्हन। अम्मा ने जब पूरी बात दीपा को बताई तो उसे लगा ऐसे अवसर उसके जैसे लोगों के लिए नहीं होते। लेकिन अम्मा का विश्वास शब्दों से ज्यादा गहरा था। आने वाली परीक्षा किस्मत नहीं, योग्यता तय करेगी। दूसरी ओर कामनी के चेहरे पर उत्सुकता और हल्की बेचैनी साफ झलक रही थी। कामनी ने बिना देर किए अमरजीत को यह बात बताई। अजी, क्या आपको पता है, आज गांव में बड़ी खबर सुनने को मिली है? अमरजीत ने पूछा। कैसी खबर? कामनी ने कहा, राजा के लोग पूरे गांव में ढिंढोरा पीट रहे थे। राजकुमार के लिए योग्य कन्या की तलाश हो रही है। परीक्षा होगी जिसमें हुनर और बुद्धि देखी जाएगी। और मुझे लगता है हमारी रत्ना से बेहतर लड़की कौन है इस गांव में? अमरजीत ने गर्व से कहा, हाँ, यह बात तो तुम सही कह रही हो। हमारी रत्ना जैसी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की पूरे गांव में नहीं है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो हमारी बेटी की जिंदगी बदल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो यह हवेली और हमारा नाम सब और ऊंचा हो जाएगा। इधर राजमहल के शांत कक्ष में राजा गंभीर मुद्रा में बैठे हुए हैं। सामने मंत्री खड़े हैं। राजा ने पूछा, तो मंत्री जी, जो काम हमने आपको सौंपा था वह ठीक से हुआ है ना? हाँ महाराज, बिल्कुल। आपकी इच्छा अनुसार ही काम हुआ है। पूरे राज्य में खबर पहुंचा दी है। बस अब थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। हमें अपने राज्य के लिए एक योग्य रानी मिल जाएगी। राजा कुछ क्षण मौन रहते हैं, मानो आने वाले समय की कल्पना कर रहे हों। फिर धीरे से कहते हैं, हाँ, राजकुमार से भी इस बारे में बात करनी है। उसे अभी कुछ बताया नहीं गया है, पर मुझे विश्वास है कि मेरे निर्णय से वह असहमत नहीं होगा। बात तो सही है आपकी महाराज, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब मैं राजकुमार को बुलाता हूँ। फिर मंत्री जी राजकुमार को बुलाते हैं। राजकुमार अभय आया और बोला, पिताजी, आपने मुझे तुरंत बुलाया, सब ठीक तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? राजा ने कहा, हाँ बेटा, अब शरीर पहले जैसा कहाँ रहा, इसलिए तुम्हारे और इस राज्य के भविष्य के लिए कुछ निर्णय लेने हैं। राजकुमार अभय ने कहा, पिताजी, आपके जैसा अच्छा राजा हमारे ही नहीं पूरे राज्य के लिए वरदान है। राजा ने कहा, पर मैं हमेशा नहीं रहूंगा पुत्र, इसलिए चाहता हूं कि तुम्हें अब शासन की जिम्मेदारी दे दूं। और तुम्हारे विवाह के लिए कन्या की तलाश जारी हो चुकी है। राजकुमार अभय बोला, आप मेरे पिता हैं, आप जो भी निर्णय लेंगे वही मेरे लिए उचित होगा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। राजा ने कहा, तो सब तय रहा, बस अब एक योग्य कन्या का चयन बाकी है, वह भी जल्दी हो जाएगा। तुम मेरे साथ रहना पुत्र। पिताजी, आप निश्चित रहिए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। राजमहल के विशाल प्रांगण में आज विशेष हलचल थी। दूर दूर से आई कन्याएं सजी सवरी पंक्तियों में खड़ी थीं। एक और दीपा अम्मा के साथ खड़ी थी, साधारण वस्त्रों में होते हुए भी उसकी आंखों में उम्मीद झलक रही थी। तभी उसकी नजर रत्ना पर पड़ी, जो कामनी के साथ
सजी सवरी खड़ी थी। दीपा खुशी से उनकी ओर बढ़ी। माँ, दीदी, आप लोग भी आए हैं? मुझे आप सबकी बहुत याद आती है। कामनी ने गुस्से से कहा, अरे देखा है खुद को, यहाँ तेरे जैसी लड़की से राजकुमार शादी करेंगे? ऐसा सोचा भी कैसे तूने? अपनी जगह जाकर खड़ी रह, तमाशा मत बना। कामनी की बात सुनकर दीपा की आंखों में आंसू आ गया। वह बिना कुछ कहे बूढ़ी अम्मा के पास लौट आई। कुछ समय बाद राजा सभा में पधारते हैं। मंत्री जी राजा से बोले, महाराज, राज्य की सबसे सुंदर और गुणी कन्याएं उपस्थित हैं। यदि आप आदेश दें तो परीक्षा आरंभ की जाए। राजा बोले, हाँ, तो कुल मिलाकर तैयारी पूरी हो चुकी है। मंत्री ने कहा, जी महाराज। राजा ने आदेश दिया, तो फिर ठीक है, बुलाइए उन्हें। तभी सभा के लिए एक कोने से कामनी आगे बढ़ती है और राजा से कहती है, महाराज, यह मेरी बेटी रत्ना है। ना केवल सुंदर है बल्कि गुणी भी है। राजा बोले, रूप तो बाहरी चीज है, असली चीज है गुण। अच्छे व्यक्ति का सौंदर्य से नहीं, उसके स्वभाव से पहचाना जाता है। क्या तुम्हारी बेटी परीक्षा देने को तैयार है? हाँ हाँ, बिल्कुल महाराज। अच्छा, तो एक एक करके आगे बढ़ो और राजकुमार के हाथ से प्रत्येक एक बीज ले लो। कन्याएं क्रम से आगे आती हैं। कोई उत्साहित है, कोई घबराई हुई। बीज लेते समय हर एक के मन में अलग अलग उम्मीदें थीं। राजा ने कहा, इन बीजों को गमले में लगाओ। जिसके बीज से पौधा उगेगा वही इस राज्य की रानी बनेगी। अब तुम सब जा सकती हो, जाओ। कन्याएं अपने मन में प्रश्न और आशाएं लिए लौट जाती हैं। दीपा घर पहुंचकर एक गमले में वह बीज लगा रही होती है। उसके मन में बहुत से प्रश्न चल रहे होते हैं। वह अम्मा से पूछती है, अम्मा, आपको क्या लगता है, क्या मेरे गमले में पौधा उग सकता है? बेटी, बीज उगे या ना उगे यह हमारे हाथ में नहीं। हमारा काम सिर्फ सच्चाई से उसे लगाना है। अगर मन साफ हो तो खाली गमला भी गवाही बन जाता है। दूसरी ओर बड़े आंगन में रत्ना राजा द्वारा दिया गया बीज नए मिट्टी के गमले में लगा रही थी। कामनी उसके पास बैठी थी। ध्यान से लगाना बेटा, यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। रत्ना बोली, माँ, ये ठीक तो है ना? कामनी ने कहा, राजा को सिर्फ हरा पौधा चाहिए रत्ना। सच क्या है वो कोई नहीं पूछेगा। अगली सुबह कामनी और रत्ना दोनों आंगन में रखे गमले के पास आकर खड़ी हो गई। कामनी ने झुककर मिट्टी को देखा। वहां अब भी कोई हरियाली नहीं थी। उसने कहा, अरे, अब तक तो कुछ निकल आना चाहिए था। यह बीज कहीं बेकार तो नहीं? रत्ना ने कहा, माँ, हमने कल ही तो बीज लगाया है, थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। कामनी ने गहरी सांस ली। वह कुछ कहे बिना भीतर चली गई, पर उसका मन अशांत था। रात गहरी हुई। घर में सब सो चुके थे। कामिनी धीरे धीरे बाहर निकली। उसके हाथ में एक छोटा गुलाब का पौधा था। वह चारों ओर देखकर गमले के पास बैठ गई और खुद से कहने लगी, रत्ना का भविष्य यूं मिट्टी में नहीं छोड़ सकती। गमले में पौधा तो उगा कर ही रहूंगी। उसने सावधानी से मिट्टी हटाई, बीज को निकालकर एक ओर रख दिया और गुलाब का पौधा गमले में जमा दिया। उधर दीपा सुबह सुबह अपने गमले के पास आकर बैठ गई। मिट्टी वैसी ही थी, ना कोई अंकुर, ना कोई हरियाली। देखो अम्मा, मेरी किस्मत इतनी रुखी है कि इस बीज से भी कुछ नहीं निकला। अम्मा बोली, किस्मत को इतना दोष मत दे, अभी कुछ दिन बचे हैं, इंतजार करते हैं, पौधा निकल जाएगा। दीपा बोली, अगर सबके गमलों में पौधे उगाए और मेरे में नहीं तो मैं क्या कहूँगी? अम्मा ने कहा, तू सच लेकर जाएगी दीपा। कभी कभी सच सबसे पहले अकेला ही खड़ा होता है। अगली सुबह राज दरबार में सभी कन्याएं अपने अपने गमलों के साथ खड़ी थीं। अधिकतर गमलों में हरे भरे पौधे लहलहा रहे थे। माता पिता गर्व से उनके पीछे खड़े थे।
रत्ना आगे की पंक्ति में थी। उसके गमले में गुलाब का स्वस्थ पौधा था। कामनी का चेहरा खुशी से चमक रहा था। दरबार के एक किनारे दीपा खड़ी थी। उसके गमले में मिट्टी सूनी पड़ी थी। वह सिर झुकाए खामोश खड़ी रही। दीपा का गमला देखते ही कामनी हंस पड़ी। अरे तेरे गमले में तो कुछ निकला ही नहीं। कितनी शर्म की बात है। चली जा यहाँ से। अगर राजा को पता चला कि तू मेरी बेटी है तो सबके सामने मेरी बेइज्जती होगी। दीपा ने कुछ नहीं कहा और गमले को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें नम थी लेकिन वह अपनी जगह से नहीं हिली। कुछ ही पलों में राजा सिंहासन पर विराजमान हो गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा सबसे बोले, तो बताओ तुम्हारे बीजों में से किसकी बीज से पौधा निकला। तभी कामनी बोल पड़ी, महाराज कृपया करके इधर देखिए। मेरी बेटी के गमले में कितना सुंदर गुलाब खिला है। इसे देखकर ही पता चलता है कि संस्कार और मेहनत कैसी होती है। अमरजीत भी वहां खड़ा था। उसने भी कहा, हाँ महाराज, पूरे गांव में मेरी बेटी रत्ना जैसा गुण और रूप किसी में नहीं। यह फूल उसी की मेहनत का फल है। तभी राजकुमार अभय ने शांत दृष्टि से दीपा की ओर देखा और बोला, तुम्हारे बीज से कोई पौधा नहीं होगा। दीपा ने कहा, नहीं राजकुमार, मेरे बीज से तो कोई अंकुर ही नहीं निकला। एक पल का सन्नाटा छा गया। तभी राजा का स्वर अचानक कठोर हो उठा, तुम सब झूठ बोल रही हो। तुम में से कोई भी राजकुमार से विवाह योग्य नहीं है। दरबार में उपस्थित सभी चौंक उठे। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कामनी का चेहरा पीला पड़ गया। राजा ने कहा, क्योंकि मैंने तुम सबको खराब बीज दिए थे। तो बताओ, खराब बीज से पौधे कैसे उग सकते हैं। तुम सभी अपने अहंकार और लालच में इतनी अंधी हो गई कि तुम भूल गई कि यह परीक्षा पौधे उगाने की नहीं थी, ईमानदारी की थी। राजकुमार अभय ने झट से कहा, और दीपा ही वह सच्ची और विनम्र कन्या है जिसे ना रूप का घमंड है ना संपत्ति का लोभ। वही मेरी पत्नी और इस राज्य की रानी बनने के योग्य है। यह सुनते ही कामनी सन्न रह गई। वह चालाकी से आगे आई और बोली, महाराज, दीपा भी मेरी ही बेटी है। राजा बोले, यह क्या कह रही हो तुम? दीपा, क्या यह सच है? तभी अम्मा सामने आई और बोली, महाराज, यह सच कह रही है। मुझे दीपा जंगल में मिली थी, उपेक्षित, टूटी हुई लेकिन ईमानदार। फिर अम्मा ने सारी कहानी राजा को सुना दी। कैसे दीपा को घर से निकाला गया, कैसे उसने सच का साथ नहीं छोड़ा। राजा का क्रोध कामनी और अमरजीत पर टूट पड़ा। जिस बेटी ने तुम्हारी लाज रखी उसी को तुमने अपमानित किया। ऐसे माता पिता दंड के पात्र हैं, सम्मान के नहीं। राजा के कठोर शब्दों के बाद कामनी और अमरजीत की नजरें भरे दरबार में शर्म से झुक गईं। जिस बेटी को उन्होंने हमेशा तुच्छ समझा था वही आज सबके सामने सम्मान पा रही थी। अब कामनी के चेहरे से घमंड मिट चुका था। उसकी आंखें नम थी। उसने कहा, महाराज, हमें माफ कर दीजिए। राजा बोले, माफी मुझसे नहीं, तुम दोनों को दीपा से माफी मांगनी चाहिए। कामनी और अमरजीत ने दीपा से कहा, दीपा बेटी, हमें माफ कर दे। हमने तुझे कभी कुछ समझा ही नहीं। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बेटी, हमने अन्याय किया। आज समझ में आया कि असली मूल्य क्या होता है। दीपा बोली, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। आज भी बस यही चाहती हूँ कि आपके मन में मेरे लिए कड़वाहट ना रहे। रत्ना आगे आई और बोली, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ दीपा। तो सच में यह सब पाने की हकदार थी। दिल से चाहती थी कि इस परीक्षा में तू ही सफल हो। दरबार में छाए उस भावुक मौन को राजा की गंभीर आवाज ने तोड़ा। आज यह सिद्ध हो गया कि सच्चाई और विनम्रता ही सबसे बड़ा गुण है। मैं घोषणा करता हूँ, राजकुमार अभय का विवाह
दीपा से होगा और इस कन्या की सच्चाई को संभालने वाली माँ भी सम्मान की पात्र है। इन्हें राजमहल में सम्मान पूर्वक स्थान दिया जाएगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, महाराज, मैंने तो केवल सच का साथ दिया था। राजा बोले, माता जी, आप आगे आइए और दीपा का हाथ मेरे पुत्र के हाथ में दे दीजिए। फिर क्या था, अम्मा ने दीपा का हाथ राजकुमार अभय के हाथ में दिया और बोली, बेटा, मेरी बेटी का ध्यान रखना। राजकुमार अभय ने कहा, आप चिंता मत कीजिए अम्मा, मैं हमेशा दीपा को खुश रखने की कोशिश करूंगा। कुछ दिनों बाद दीपा और राजकुमार अभय का विवाह धूमधाम से हुआ। दीपा अब राज्य की रानी बन गई। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।